अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 98 स्टार्ट करते हैं और ज़रा मुझे आखिरी बार बता दें, आपने इनडायरेक्ट मेथड से ये सवाल करना है। जालिब वाला वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इनडायरेक्ट वो नया वाला इनडायरेक्ट मेथड। अब हाथ कम हो गए हैं। अच्छा, ये मैं ज़रा परेशान कर रहा था लेकिन हो नहीं रहे। हाथ खड़ा करें वो बच्चे जिन्होंने कहा है कि डायरेक्ट से करेंगे। बस अब ये वोट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, बस डिसाइडेड। सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थी खामोश। सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थी खामोश। पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था, ये सवाल पेपर में दिया था, उसमें मैंने लिखा था प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इन अकॉर्डेंस विद यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो बच्चों को मजबूरन यही वाला मेथड करना पड़ा था जो हम अब करने लगे हैं। लेकिन आज आपके टेस्ट में दिया तो मैंने यहाँ से गायब कर दिया। मज़े की बात, आपने दूसरा मेथड पढ़ा ही नहीं हुआ, लेकिन साथ ही आपको वो रूल भी पक्का करवा दिया कि अगर खामोश भी हो तो हमने कौन सा मेथड लगाना है, इनडायरेक्ट, जो आपने परिचय में लगाया था। ठीक है, तो वो अब हो सकता है मैं दूसरी क्लास में करवा दूँ। मशवरा मुझे पसंद आया। ठीक है, फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल तो हम इसको करेंगे यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, और ये समझ के कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। चलें ठीक है, डायरेक्ट मेथड। बस सीरियस अब बस ख़त्म कहानी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम पीबीटी से स्टार्ट नहीं करते। डायरेक्ट मेथड में हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, और कोई ऑपरेशन से रिलेटेड कैश आ जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाते हैं। बाकी सारा सवाल वैसा ही होता है, सिर्फ ये हिस्सा बदला था। पीबीटी से स्टार्ट करके एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल ये करें तो इनडायरेक्टली कैश फ्लोज निकाल रहे हैं। जबकि ये काम ना करें, सीधा लिख दें कितना कैश रिसीव हुआ कस्टमर से, कितना कैश पे किया सप्लायर्स को, कितना कैश पे किया एक्सपेंसेस के लिए तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड में फ़र्क क्या पड़ता था कि जिन आइटम्स को हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यहाँ लेके जाते थे उनके भी लेजर्स बन जाते हैं। ठीक है ना। वैसे ज़्यादा अच्छा मशवरा आपका यही था जो आप लोगों ने डिसाइड किया, इसको डायरेक्ट मेथड से ही करना चाहिए था ना। इनडायरेक्ट से तो आपने क्लास में टेस्ट में किया हुआ है, तो वो तो सोल्यूशन भी मिल जाए तो आपके लिए मोर देन एनफ है। वैसे जैसे कई सवाल किए हुए हैं, एडजस्टमेंट्स वैसे डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, चल। जालिब इंडस्ट्रीज इज आ लिस्टेड कंपनी। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31/15 आर एज फॉलोज। और आगे बैलेंस शीट गिवन है, पीपीई है, CWIP। आपके, मेरा नहीं ख्याल मेरी किसी क्लास वाले सवाल में अभी तक CWIP आया था, तो ये भी अच्छा हो गया। वैसे ज़बानी बताया था जब पास पेपर 15 गालिबन होमवर्क दिया था। ठीक है, जिन्होंने उसको ट्राई किया था उनको ये एडजस्टमेंट समझ आ ही गई होगी। नहीं तो कोई मसला नहीं, आज समझा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, फिर स्टॉक एंड ट्रेड है, ट्रेड डेट्स हैं, प्रीपेमेंट्स हैं, कैश एंड बैंक हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट दूसरा नाम क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, पता है ना। फिर ग्रेच्युटी पेएबल, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। छोड़ें इसको, आपको इससे क्या, मैंने तो कहा था बस अगर ये आ जाए तो चुप करके लेजर बना लेना और एक्सपेंस और कैश दोनों फिगर्स निकाल लेना। और लाइक इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसकी ट्रीटमेंट है आपके सवालों में इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह से ग्रेच्युटी एक्सपेंस ऐड और ग्रेच्युटी पेड नीचे माइनस। आपने ऐसे ही किया होगा। आज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मेथड दूसरा है। ठीक है, आज वो तरीका होगा जो मैं कल सिखा रहा था आपको संडे वाले सवाल में। डेप्रीसिएशन है तो पहले एंट्री करो, फिर सोचो कहीं पड़ा है तो निकाल दो, नहीं तो इग्नोर करो। वो वाला काम यहाँ करेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उनका करंट पोर्शन है, दोनों को ऐड कर देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एक्रूवल्स हैं, डिविडेंड पेएबल है, गुड। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइनेंस चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अलग ही पड़ा है, शुक्र है। पीबीटी, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट्स हैं, एक नज़र देख लेते हैं। 42 मिलियन का एसेट जो है, एक अमाउंट 42 मिलियन की वो कह रहा है ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम CWIP टू PPE। आपको कॉन्सेप्ट तो था, फैम वाले सवाल में शुरू में ही कर लिया था हमने कि अगर CWIP में कोई बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र करते हैं PPE में, तो उसकी एंट्री होती है PPE डेबिट, CWIP क्रेडिट। तो CWIP से तो बिल्डिंग में ही जाती हैं फिगर्स, लेकिन इस एंट्री का एक फ़ायदा ये भी साथ हो जाएगा कि PPE में डेबिट CWIP वाला आ जाएगा, वहाँ से दोबारा कैश ना निकल आए। एक कैश हम लगा रहे होते हैं CWIP में, दूसरा तो ये देख लेते हैं इंशाल्लाह जब दोनों आएंगे। बहरहाल ये क्या है, ट्रांसफ़र की एंट्री है, CWIP से PPE में ट्रांसफ़र की एंट्री है। कंपनी सोल्ड, डिस्पोजल का अकाउंट। आगे चलें, डेफिनेशन फॉर द ईयर 60% चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो फिर बाकी कहाँ 40%।
आज दोनों जगह, आज इन्वेंट्री के लेजर के नीचे भी लाइन डालेंगे हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा अच्छा सवाल था। आप लोगों का फैसला बिल्कुल सही था जी। खैर, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये एडजस्टमेंट भी एकदम से ऑन हो जानी है आपके सोल्यूशन में, आपके पर्चे वाले सवाल में ये ऑफ थी। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ को आपने क्या किया था, इग्नोर, ठीक है। और प्रोविजन, इट इज पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन, वो प्रोविजन बनाते हैं, ये भी आपने इग्नोर कर दिया था क्योंकि आपको सवाल में ट्रेड डेट्स नजर आ रहे थे, लिखा नहीं हुआ नेट, लेकिन वो कह रहा है प्रोविजन मेंटेन होती है तो होती है, अगर होती है तो कहां है, नजर नहीं आ रही है, तो पक्की बात है नेट हो चुके हैं डेटर्स। और भाई बड़ी कंपनियों के, अब आप भी बड़े हो गए हैं, बड़े अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स नेट ही नज़र आते हैं, ठीक है। वो बचपन गुजर गया जब आप फेस ऑफ बैलेंस शीट पे ट्रेड डेट्स लेस प्रोविजन लिखते थे, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन भी तो लिख लेते थे, इक्विपमेंट लेस, वहीं पे लाइन लगी होती थी जनाब एक सफ़े के ऊपर एसेट्स ही पड़े हैं। वो ज़माना गुजर गया। अब आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का सिर्फ एक लाइन आइटम मिलता है, उसका नोट बना होता है फिर तफसील के अंदर। ऐसे ही सेल्स का एक लाइन आइटम मिलेगा, नोट होगा, FAR 2 में जाकर बनाएंगे, जो सेल रिटर्न माइनस करनी है, डिस्काउंट जो करना है, फेस के ऊपर एक ही फिगर आती है। ऐसे ही बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड डेट्स फेस ऑफ बैलेंस शीट पे नेट ही नजर आते हैं, उनमें प्रोविजन लेस होकर नेट डेटर्स फेस पे पड़े होते हैं। अब उसकी तफसील देखनी हो तो नोट्स में जाके देखना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ट्रेड डेट्स नजर आ रहे हैं, खामोश है, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो प्रोविजन है ही नहीं, या है तो फिर इसमें से नेट हो चुकी है। अब अगर इतना लिखा हो और सवाल के अंदर प्रोविजन का कोई जिक्र ना हो तो मतलब प्रोविजन थी ही नहीं, और अगर कह दे प्रोविजन मेंटेन होती है तो फिर पक्की बात है कि वो इसमें से नेट हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने तो खैर से इस एडजस्टमेंट को लिफ्ट ही नहीं कराई होनी है जी। डी एडजस्टमेंट आपने कहा होगा, बैडेड रिटर्न ऑफ को तो वैसे इग्नोर करना था जी, और प्रोविजन के लिए अभी तक हमने ऑप्शन 1 पढ़ा हुआ है, 2 पता नहीं कब पढ़ाएंगे सर, जब पढ़ाएंगे फिर सारे सवालों के अंदर बता भी देंगे। ऐसा ही करेंगे ये, जैसे इन्होंने जनरल एंट्रीज के साथ किया था IAS 8 में, है ना, फ़ायदा हो गया था जनरल एंट्रीज एक दिन करने से। वो IAS 8 वाली जनरल एंट्रीज याद है एक्स्ट्रा क्लास में की? कोई ऐसे बच्चे तो नहीं बैठे जिन्होंने अभी तक वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली हुई? या अल्लाह खैर, ये कहाँ जाएंगे, ये किधर जा रहे हैं? एनीवेज, मिल के जाना जहाँ भी जा रहे हो। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीव्स इंक्लूड एडवांस टैक्स, ये भी आपको मैंने बताया था 2-3 बार, ये बात क्लास में सवालों को करते हुए की थी। देखें, सवाल करते हुए तैयारी करवाई जाती है, एडजस्टमेंट सामने है ना, कंपैरिजन में, यार ऐसा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है। तो टैक्स पेबल का लेजर बनाते हुए, मैंने 2-3 बार ये जिक्र किया था क्लासेस के दौरान कि जी अगर एडवांस टैक्स आ जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखते थे आप, वो ओपनिंग क्लोजिंग एसेट वाली साइड पे लिख देंगे, बाकी वही एक्सपेंस का लेजर है, उसमें वही कैश वही एक्सपेंस उसी तरह से आना। खैर ये तो वैसे ही बनेगा। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी लेजर आपने बना लिया होगा, काम चलाया होगा, लेकिन हम तो अब इसमें डायरेक्ट मेथड वाला ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इसमें वो कह रहा है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपके लिए ये जुमला ज़रा मुश्किल था क्योंकि ये FAR 2 वाले बच्चे को होता है, फॉर द ईयर अंदाज़ा लगाना मतलब एक्सपेंस है, तो मैंने आपके लिए फिर एक ब्रैकेट डाली, ओरिजिनली नहीं थी ये बात इसमें कि ग्रेच्युटी एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी यानी ग्रेच्युटी एक्सपेंस मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर, ये एक्सपेंस की फिगर थी, अमाउंटेड टू इतने, कैश की फिगर निकलनी थी बैलेंसिंग। फिर एक्रूअल्स में फाइनेंशियल चार्जेस पड़े हैं, आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट, और ढेर सारे डिविडेंड दिए होते, कोई इनमें से एक आधा लेना है, कोई बाकी इग्नोर करने होंगे, ठीक है, सही है। सवाल से गो थ्रू किया हमने, अब जवाब शुरू करते हैं। तो PPE पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं पे कोई जिक्र खैर नहीं मिला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो हम मजबूर हैं, मगरूर नहीं है पर मजबूर हैं कि हम PPE का लेजर बनाएं बुक वैल्यू पर। नहीं यार, वैसे लेजर तो थोड़े ही बनने हैं, अब 2 ही लाइनें बनती हैं, फिर मैं भी कंजूसी नहीं करता। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू, इसमें एक डिस्पोजल भी है, डेप्रिसिएशन भी इसी में आना है, ट्रांसफ़र भी है। चलें, अल्लाह करेगा हो जाएगा पूरा। ब्रॉड डाउन बताएं। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पॉइंट शॉइंट हो तो वो बताते रहें। अब फिगर्स मिलियन में हैं और फिगर्स छोटी हैं, ऐसी ना हो कोई फिगर जो है वो 10 हो, उसका परसेंटेज लें तो 0.3 आ जाए तो आप कहें जी अब राउंड डाउन करके 0 कर लें। तो एक डेसिमल यूज़ हुआ है, एक ही कर लें, एक ही हुआ है, एक ज़्यादा नहीं, एक डेसिमल यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो 100.6 और 129
100.6 और क्लोजिंग 129.4। डेप्रीसिएशन आ गई, इम्पेयरमेंट तो कोई नहीं थी ना, डिस्पोजल आ गया, बस मेरे ख्याल में हो जाएगा मैनेज, काफ़ी है जगह। ये मैं कंजूसी कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं होती, आप तो खुला डुल्ला सफ़ा होता है, चलते जाएं 10 सफ़ों में वर्किंग कर लें, कोई किसी को रोक टोक है कोई। नेक्स्ट कौन सा लेजर है? CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग बताइए, क्लोजिंग बताइए। हाँ 22 अच्छा अब देखो, वैसे ज़रा बताता चलूँ, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर है, इसकी 4 नॉर्मल चीज़ें क्या होगी भाई? देखो ये सारी ना आपकी अकाउंटिंग की मजबूती होती है कि आपको पता हो कि यार इस चीज़ के अंदर होता क्या क्या है। इसमें 4 नॉर्मल चीज़ें क्या होती हैं? आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था, जब हम बिल्डिंग के लिए मटेरियल खरीदते हैं, लेबर को पैसे देते हैं, कोई ओवरहेड्स खर्च करते हैं, तो उसकी एंट्री बिल्डिंग डेबिट नहीं करते, उसकी एंट्री कर देते हैं CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। और जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त एंट्री करते हैं बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट। इसका मतलब इसकी नॉर्मल 4 चीजें क्या होंगी? ओपनिंग, कैश, ट्रांसफर टू PPE और क्लोजिंग। कैश क्या होता है? वो एंट्री भी करके दिखाई थी, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, एडिशन इन CWIP कहा था इसको, और इसको कहा था इस तरह वाली फिगर को ट्रांसफर टू PPE, उसकी एंट्री थी PPE डेबिट और CWIP क्रेडिट। 4 नॉर्मल चीजें क्या होती है पता तो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो अच्छा भला डायरेक्ट मेथड आपने ना चुना होता तो ये लेजर कम बनते ना, मेरी मौज लग जाती, ठीक है, मेरा बोर्ड पूरा कवर हो जाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्या आपको कौन रोक सकता है? आपने मान लिया, सॉरी मनवा लिया, आज आपने मनवा लिया जी। स्टॉक है, ट्रेड डेट्स हैं, प्री पेमेंट्स हैं, इन तीनों को लेजर में लेके जाना है। स्टॉक को इन्वेंट्री अपना लेजर है, इन्वेंट्री का लेजर, डेटर्स का लेजर, क्योंकि ये वर्किंग्स में है इसलिए मैं वो अपने उर्फ आम वाले लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ा आसानी होती है, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, वरना उधर लेके जा रहे थे तो मैंने कहा था वही लफ्ज़ लिखो जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। प्री पेमेंट्स के लिए एक्सपेंसेस का लेजरा बनेगा, ठीक है। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। तो ये 4 तो ऐसे करके ज़रा लिखवा दो मुझे जल्दी से। नंबर 4 इन्वेंट्री, जी इन्वेंट्री ओपनिंग 451, इसमें बस कोई एबनॉर्मेलिटी मुझे नज़र तो नहीं आई, 4 ही चीज़ें होंगी, इस तरफ परचेज आ जाएंगी, इस तरफ कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है जी। क्लोजिंग 0.8, उसके बाद डेटर्स हैं, अच्छा डेटर्स जो हैं इनके साथ आज प्रोविजन भी नथी है, ठीक है। प्रोविजन का लेजर अलग बना लेंगे, इसके नीचे क्रेडिटर ही रखना है, आपकी मर्जी है, या इधर मैं प्रोविजन की जगह छोड़ दूँ, मैं नहीं लगाऊंगा, इधर मैं क्रेडिटर ही रखूँगा, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग जो पहले आ गया, ठीक है जी। ओपनिंग 24.7, ये 451 ऐसे दूर दूर लग रहा है, पता नहीं अजीब सा कुछ जी। और क्लोजिंग बैड डेट भी हैं और कैश निकलेगा, थोड़ी सी जगह और चाहिए। क्लोजिंग जी, जी बेटा ये ग्रॉस नहीं है तो काट देंगे, अभी तो मुझे पता नहीं है ना, मैं गलती से लिख गया हूँ, फिर जब मैं आगे दूँगा प्रोविजन, ओहो ये तो नेट है, ओहो अच्छा फिर इसको मैं काट दूंगा। आप ना लिखें बेशक, या आप भी काट लीजिएगा ना, पर्चे में तो ऐसे हो सकता है, ऐसा मौका पेश आ सकता है। एक वर्किंग करनी है जैसे मैंने यूनिवर्सल में करवाई थी, क्योंकि हम अभी डिसाइड करके गए हैं नेट है, लेकिन मैंने फिर भी ये लिख दिया। खैर चले, मुझे माफ़ कर दें, मैं इसको काट के सही कर दूंगा। ओके, आप काट के सही कहिएगा, मैं तो मिटा के सही करूँगा। नेक्स्ट, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, वर्किंग 6, एक्सपेंसेस, इनके नीचे थोड़ी सी, इन्वेंट्री के नीचे भी थोड़ी सी जगह छोड़नी थी। क्यों 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 मैंने ये कहा, एडजस्टमेंट पढ़ते हुए देख के गया था ना, ये तो ये मिट भी ना सकना बाद में। नंबर 5, 6 तो उधर ये तरतीब में बन रहा था, डेटर अच्छा जी। ओपनिंग वो गलत वाला कितना है, क्लोजिंग गलत वाला 28 इसको भी सही कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, जी उसके बाद क्या चीज़ है,
एक्सपेंसेस, जी प्री पेमेंट्स हैं, बस एसेट है ना, ब्रॉड डाउन लिखो कितना, और कैरी डाउन 35.2, क्योंकि सारी वर्किंग तो हम नीचे कर लेंगे। 35.2 इधर नीचे वर्किंग के लिए थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी, जिसमें मैं एक्सपेंस की फिगर को सही कर लूँगा, ठीक है ना। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल सारे ही एक चीज़ है, इसमें कोई गड़बड़ हुई तो फिर देखेंगे, फिर मैं ये भी काट दूँगा। अगर वो नीचे जाके कहता है प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल के अंदर एडवांस टैक्स पड़ा है, पड़ा तो नहीं कहीं, ओ माय गॉड, तो फिर क्या होगा, मैं कहूँगा ओहो ये भी गलत हो गया, काट दें, इसकी भी वर्किंग कर लेंगे, छोटी सी वर्किंग कर लेंगे जैसे करते थे, इसको पाक साफ कर लेंगे, ठीक है ना। रूटीन्स वही हैं, यही तो है ना, असल में तो यही है ट्रांजिशन। आपको दोनों मेथड्स में आप इंडिफरेंट हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट पक्के होंगे तो प्रैक्टिस से होगा ये वैसे, ठीक है ना। तो मर्जी थी आपकी, आपने डायरेक्ट मेथड कहा, मैं करवा रहा हूँ, करते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा सवाल था डायरेक्ट से ज़्यादा। नेक्स्ट, अभी तो चलता जा रहा हूँ, लेकिन पेपर में ऐसा होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी एक लाइन प्लेस करेंगे और सही वाली लिख देंगे, गंद नहीं मारना, ओवर राइटिंग नहीं करनी। मार्क्स जिस चीज़ के कटते हैं या जो बुरा इंपैक्ट होता है, कटिंग के कोई मार्क्स नहीं कटते, साफ सुथरी एक लाइन लगाओ, ऐसी लगाओ नीचे वाली फिगर नजर आ रही हो, उसे पता लगे अच्छा पहले मिस हो गया था, फिर पकड़ लिया उसने, ठीक है कोई मसला नहीं है, इसमें कौन सा गुनाह है, इस पे कौन से नंबर कटने हैं कि यार उसने गलत फिगर को काट के सही किया, नहीं उसने गलत सोची क्यों, ऐसा नहीं होता प्लीज़, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन प्लेस करके उसको सही करना है आपने, गंद नहीं डालना आपने, ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। 9 को 8 बनाने लग जाएं, नहीं काट दें 9 को और 8 दोबारा लिख लें। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कितना है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग 3 12 बस, अच्छा मिलियन। नेक्स्ट, डन। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स, तीनों दोस्त आ गए। शेयर कैपिटल इकट्ठा बना के आज देखें ज़रा, आज ज़रा इकट्ठे बना के देखें। आप कहोगे सर डिविडेंड है, कोई नहीं है तो वो शेयर प्रीमियम में डेबिट हो जाएगा, वो इकट्ठे, चलो अच्छा यार। अरे एक तो ऐसे ना कोई इनोवेशन नहीं, आप लोग भी ना लाइन के बैगर्स बने रहते हैं। अब नहीं, एक दो बच्चों की शक्ल देख के ना साथ डर जाता है, फिर उसके बाद फिर रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी कोई बात नहीं। अच्छा 2 लेजर ही बनाने, मैंने एक लेजर ही बाद बनाना है ना जी। ओपनिंग 300, सर खुद देख लेना, हम आपको मुलाजिम लगे हुए हैं, हम आपको देख देख के बताएं। 396, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। नेक्स्ट है जी नंबर 8, शेयर प्रीमियम। मैंने बस इतनी सी जसारत की थी, मैंने ये कहा था कि ये दोनों शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम लिख देते हैं, ओपनिंग दोनों ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग चलो मैंने कहा तरीका आ जाएगा, लेकिन नहीं, तो ना बता देता हूँ, बहरहाल जो करना चाहे ऐसा वो कर तो सके, कम से कम बता देता हूँ कि जो बच्चे इस तरह से करना चाहें, टाइम बचाना चाहें, कॉन्फिडेंट हों कि उस्ताद ने ये बात की थी, हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और वो कर भी लें फिर, ठीक है। अच्छा जी बोलें, 12 क्लोजिंग 45, लगता है शेयर इशू हुए हैं, प्रीमियम पे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ रिटेन्ड अर्निंग्स तो रहेगी अपना दोस्त, बेस्ट फ्रेंड तो हमारा यही है, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट मेथड जो हमारा है उसमें प्रॉफिट भी अक्सर निकाल देता है। हाँ वो अलग बात है कि आज हमारे पास प्रॉफिट्स मौजूद हैं। रिटेन्ड, यार रिवेन्यू सरप्लस नहीं आ रहा बड़े दिनों से सवाल में, है ना, बोर हो गए हैं आप लोग, I16 के लिए मिस कर रहे हैं I16 को, जी बोले। 163 और 142.6। उसके बाद क्या है जी, ग्रेच्युटी पेएबल और लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ पे ग्रेच्युटी का लेजर बना लेता हूँ मैं, उसके अलावा तो अब फिर कोई नहीं बन सकता। ग्रेच्युटी वही बात, पेएबल भी है, पेड भी है, एक्सपेंस भी है, इसलिए नाम तो इसका होना चाहिए ग्रेच्युटी, लेकिन अगेन हमारी आदत अपनी आसानी के लिए इसके साथ छोटा सा एक्सपेंसू लिखेंगे, और अगर ये प्री पेड होगा एक्सपेंसू
तो इधर ओपनिंग क्लोजिंग, और अगर पेएबल होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग। बाकी कैश तो एक्सपेंस के लेजर में हमेशा डेबिट, इसीलिए तो ऊपर एक्सपेंस लिखवाता हूँ ताकि कैश और इनकम एक्सपेंस वाली फिगर सही लिख सको, ठीक है ना। तो ग्रेच्युटी पेएबल है जी, कितना ओपनिंग पेएबल 27 पॉइंट, क्लोजिंग 38.6। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन। माजरत के साथ जी अब हम मज़ीद आपको ये सहूलत मैसर नहीं कर सकते बोर्ड वाली, तो अरे ये सवाल पूरा किया था। कितने बच्चों ने कल वाली क्लास फिजिकली नहीं ली थी और घर पे ले ली, शाम को नहीं ली? चेक करो, ये सवाल हमने किया, रेशियोज वाला सवाल किया है, MCQs किए हैं, ओए हैवी डिस्कशन। क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आंसर किस में से पूछना था वैसे? इधर उधर की बातें ना करो, ये बताओ कि काफिला कहाँ लुटा है। पेज नंबर, मतलब बीच में चलते सवाल है कि मैं छोड़ दूंगा और फिर पेज नंबर बताओ। टर्म टेस्ट, अच्छा सॉरी, टर्म टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4, जालिब, नॉट गालिब, दिस इज जालिब। यही टाइम निकाल के ना मैं इसी के ऊपर ही डायरेक्ट मेथड करके ले आऊँगा घर से, फिर आपको सोल्यूशन दिखा दूँगा, ठीक है। बल्कि सोल्यूशन ही दे दूँगा टाइप करके। अच्छा जी, कौन सा लेजर नया बनने जा रहा है? लोन का लेजर, लॉन्ग टर्म लोन का लेजर बनेगा जी। ख़वातीनो हज़रात मुतवज्जे हों, खिदमत में आपकी पेश किया जा रहा है लॉन्ग टर्म लोन। कैसे रिलैक्स हो गया ना काम, कैश फ्लो ख़त्म हो गई है, बस NPO रह गया है। आपने जो साथ साथ मेहनत की ना बच्चों, ये उसका समरा आप लोगों को मिल रहा है। देखो मुझे कोई मसला नहीं होता, मैंने तो पढ़ाई देना होता है, उस्ताद ने तो पढ़ाई देना होता है। बच्चे को एंड पे समझ नहीं लग रही होती, यार ओ यार ये भी गया वो भी गया, अच्छा ये 5 टॉपिक्स नहीं, आसानी से साथ साथ आराम से होता रहा। ये वो मेहनत थी जो आप साथ साथ करते रहे थे। आप जो हफ्ते में अक्सर एक दफ़ा एक्स्ट्रा आ जाते थे, टेस्ट अलग डिस्कस कर लेते थे, और छुट्टी आपने नहीं की, जो की मैंने की, तो इस वजह से ना आपको आसानी रही इस सेशन के अंदर, और आप रिलैक्स हैं। NPO मैं आज शुरू कर सकता था, वही तसल्ली कर रहा हूँ, और आपको मौका दिया है कि कोई कमी बेशी रहती है तो आप पूरा कर लें। कूल डाउन फेज़ चल रहा है आज के दिन पिछले टॉपिक से, ताकि इससे अच्छी तरह से ज़रा पक्का कर लें आज के दिन में, कोई नई चीज़ ना कराऊँ, और कल हम NPO शुरू कर देंगे। अब वो 7-8 दिन का टॉपिक है, हमारे पास फ्रेमवर्क के लिए भी 1-2 दिन है, रिवीजन हम वैसे शाम में कर रहे हैं, तो जो कमी बेशी बचेगी वो आखिर में 1-2 दिन हम इकट्ठे भी आ सकते हैं 6-7 घंटे के लिए। ओपनिंग बता दें 100+, देखें ना जी, लॉन्ग टर्म लोन है 100 का, उसका करंट पोर्शन 20, लॉन्ग टर्म लोन है 80, करंट पोर्शन 18, ये बताना है आपने, बस एग्जामिनर को बता देना है कैसे निकले। 100+20 = 120, और क्लोजिंग कितना है जी 80+, ये तो बन गया कहीं 98, ठीक है जी। चल नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स, जगह छोड़ी थी। देखो पहले कौन आ गया भाई, एक्सक्यूज़ मी मेरे दोस्त, चेक शर्ट बुलाना ज़रा मेरे भाई को। पहले कौन आ गया? प्रोविजन से पहले क्रेडिटर आ गया ना, तो मैंने ये जगह किसके लिए छोड़ी थी, जो पहले आ जाए, ठीक है। पहले आइए पहले पाइए। लेजर नंबर कौन सा था ये लोन का? 12 था, 13 बनेगा। अच्छा तो वही ना, वो लोन का मैंने पूछा है जी। क्रेडिटर्स एंड वालों नज़र आ रहा है, गुजारा कर लो यार, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। ब्रॉड डाउन 18, कैरी डाउन 20, सर मेरी एज 24 है, मैं भी टीनेजर हूँ। ऐसा तो फिर 13, 14, 15 कोई भी सारे टीनेजर हैं, बुढ़ा कोई भी ना हो जी। नेक्स्ट है एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, जो भी इसमें पड़ा है फिलहाल छोड़ो, भी मुझे नहीं पता ये कहाँ जाता है।
खर्चे में पता लग जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचते हुए प्रैक्टिस तो चाहिए ना। अभी तो मैं कह रहा हूं कोई नहीं, उस लेवल पे नहीं पहुंचे हुए आप, तब भी पर्चे में सवाल हो सकता है, ठीक है ना, लिख दें। हाँ जी, एक्रूअल्स कहाँ जाने हैं? एक्सपेंसेस में जाना है। ब्रॉड डाउन बोले 16.2, कैरी डाउन 4, अच्छा 16.4, और ये अच्छा 19 की कोई फर्क सी। अब आपको पता है यहां पे आना एक्सपेंस ने, यहां पे आना कैश ने। इस एक्सपेंस के अंदर फिर जो कुछ भी होगा उसे निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, तब कैश की फिगर सही निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? डिविडेंड पेएबल, ये 11 था बकौल आपके, और यहां पे कर लेते हैं 12, 13, अच्छा डिविडेंड पेएबल, चलो जी आज आ गया। ये भी नहीं आता था सवालों में, उस्ताद बताया करता था, कहते थे यार है नहीं, ऐसे ही टाइम ज़ाया कर रहा है, फिर पर्चे में वही चीज़ आ गई। ब्रॉड डाउन बताएं। 1.4, 1.4, जिसका मतलब होता है निस्फ जिसका ऐसे भी बोला करो जी। 3, निस्फ जिसका 1.5, जैसे एग्रीमेंट्स में लिखा होता है। 3, निस्फ जिसका 1.5 होता है, 1 होता है, वो लिख लें। लिख लिया जी। नेक्स्ट, डन, वी आर डन विद द इनकम स्टेटमेंट। नाउ वी शुड डील सेल्स 2535, कैश हैं, क्रेडिट हैं, हमें इससे क्या लेना देना, हमारे लिए तो सारी ही क्रेडिट हैं समझो, ठीक है ना। तो डेटर्स के लेजर में आके सेल्स लिखी 2535, 2535, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1774.5। अच्छा मुझे पता है ये भी गलत है, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो लिखकर बाद में काट के सही करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि नई चीज़ नहीं है, पहले की हुई है, इसका तो पता है ना। असल में ना ये नई चीज़ है, अभी तक सवाल में हमने नहीं करके देखी हुई, ये नई चीज़ है, अभी तक सवाल में करके नहीं देखी। मैंने यूनिवर्सिटी में डिस्कस की थी, इसलिए मैं क्या भूल गया, हम लिख गए, लेकिन यार ये तो अब पढ़ लिया ना, कल सवाल में किया, परसों समझाया था, ये तो पता है ना। सवाल पढ़ते हुए डेप्रीसिएशन इसमें शामिल पड़ी है, वो कह रहे हैं, तो फिर इसको इधर ले आओ, खतरे का स्टार लगाएं। वैसे खतरे के स्टार की बजाय ना यूं कर लिया करें, ये 4 वर्किंग है ना, तो यहाँ पे 4.1 कर लिया करें, ये ज़्यादा आसान काम है, ठीक है। कैसा मार्कर रखा हो यार तुम लोगों ने आज, कैसा मार्कर रखा हो यार, रेड मार्कर तो मंगवा दे। अच्छा तो 4.1 वर्किंग यहीं पे कर लेते हैं, इजी है ना। जिस वर्किंग के अंदर फिगर निकले उसी के नीचे 0.1 कर देंगे। अब ज़रा थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए ना, पर्चा कर रहे हैं आप, ठीक है, आई कैप में पहुँच गए अब। तो सवाल के अंदर क्या गिवन था? 1 सर खुद देख लेना, 1774.5 नहीं, वो तो अब आपने बताया जब मैंने आपको ये वाली बात की है, ये गिला दिया है तब। डन जी। उसके बाद मैंने आपको कहा था इस जी पी ने कहीं नहीं जाना, इस जी पी, ऐसे बोलो, जी पी ने कहीं नहीं जाना। आगे बढ़ो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग एंड एडमिन कहाँ जाते हैं? एक्सपेंसेस के लेजरे में। उन्होंने कहा यार वैसे ही ऐड करते रहते हो, हम इकट्ठी दे देते हैं सवाल में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी बिल्कुल, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आते हैं। लेकिन ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक रेड मार्कर और नज़र आया है, रुक जाओ अभी बेशक ना मंगवाना, शायद ये सही चल जाए। वैसे सर मैं केड़ा मंगवाया सी, ये कौन सा है जी? 6.1, 6 के साथ है ना ये, बोलो। तो यहाँ पे हमने 6.1 वर्किंग कर लिया। जो सवाल में गिवन फिगर है उसको डायरेक्ट नहीं लिखा, और आज के बाद जब ये एडजस्टमेंट कर लेंगे, ये ओपनिंग्स को सही करने वाली, वो उधर से जो डेटर वाली, तो वो सवाल पढ़ते पता लग जाएगा, तो फिर इनको भी हम ऐसे ही एडजस्टमेंट में डाल के ले जाया करेंगे जब पता लग जाएगा। तो अभी तो पता नहीं था ना उनका, ठीक है, इनका तो पता है। तो क्या है जी 6.1 में फिगर एज पर क्वेश्चन 554, ये एज पर क्वेश्चन फिगर गिवन है, लेकिन इसमें कोई नॉन कैश फिगर्स होंगी तो वो माइनस शाइनस करके, वजन साथ आया करें ना, माइनस शाइनस। आमिर फिर किधर है आज? आमिर को बुला लें, आमिर की अब
छुट्टी बंद है, यहाँ पे ही होंगे जी। 554 में कुछ नॉन कैश फिगर्स पड़ी होंगी, वो जब माइनस करेंगे तो सही फिगर यहाँ लिख कर कैश सही आएगा। ठीक है यार, हाइब्रिड में ये टाइम है आप लोगों के आने का यार, जब मर्जी दिल करता है आप क्लास में आ जाते हैं। चलें शुक्र करें अभी कोई हैवी बात नहीं डिस्कस हो गई। अच्छा जी, सेल्स हो गई, अभी तो टाइम जाएगी हमने, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। नेक्स्ट क्या है जी, फाइनेंशियल चार्जेस। अगर अलग अलग नहीं बताया हुआ कि जी इसमें कितना बैंक चार्ज है, बैंक कमीशन है, तो फिर सिंपल बात है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। फाइनेंशियल चार्जेस मीन्स इन इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसका तो अपना लेजर बनता है ना, जो अभी तक बना भी नहीं आज। कोई गल नहीं, बना लेंदे हैं। 1 4 मैनी 14। अच्छा, मैनी का क्या मतलब होता है जी, इंटरेस्ट। वैसे तो सिर्फ इतना लिखना चाहिए था, लेकिन अपनी आसानी के लिए आपको पता है एक्सपेंसू लिखेंगे हम यहाँ पे। अब पता नहीं पेएबल है, पता नहीं प्रीपेड वैसे होता नहीं है इंटरेस्ट, कि आपको बचपन में बताया था इंटरेस्ट हमेशा एक्रूड ही होता है, हमेशा एरियर में ही पे होता है। ये कोई दुनिया का कोई ऐसा बैंक नहीं होता जो कहे जी अच्छा ये लो लोन और अभी पहले तो इंटरेस्ट दे जाओ ना मुझे। इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है। अगर वो को पैसे लेगा तो समझो वो लोन के ही पैसे वापस ले लिए उसने, वो फिर लोन ही इतने। जैसे किसी से आप लोन लेने के बैंक से 100 रुपये का लोन दे दो, उसने कहा अच्छा पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपये अभी दे दो, तो कहेगा आप कहोगे यार इसका मतलब तुमने 90 ही दिया ना, अब आगे तो 90 ही लोन है, फिर 100 तो दिए नहीं मुझे। इस तरह से होता है। इसलिए इंटरेस्ट कभी एडवांस में नहीं होता, एरियर में ही होता है, एक्रूड ही होता है। खैर फिर भी सवाल का क्या है, कभी को आ जाए तो उससे लड़ना पड़ना, वो सवाल तो माई बाप होता है, फिर उसकी बात तो माननी होती है। लेकिन वैसे सवाल खामोश हो तो इतना अंदाज़ा हमें पहले ही हो रहा होता है पेएबल ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल तो हमें क्या गिवन है फिगर, एक्सपेंस की, फाइनेंशियल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर गिवन है। ठीक है, तो कैश किस तरफ आता है, डेबिट साइड पर, तो एक्सपेंस किस तरफ आएगा, हाँ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। बस फिलहाल तो सिर्फ इतना सा बताना था आपको कि ये फिगर गिवन है सवाल में, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही मुझे ये फिगर लिखी हुई नज़र आई है। कितनी जी, 10.5। तो ये जी डाटा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब पेएबल होगा लिख देंगे ओपनिंग क्लोजिंग, और एडजस्टेड फिगर कैश आएगी, और अगर पेएबल ना निकला तो यही एक्सपेंस यही पेड, सेम हो जाएगा। फिर ये पहला सवाल क्वालिटी एंटरप्राइजेज वाला बनेगा। याद आ रहा है कुछ, याद रखा करें क्या क्या किया। नेक्स्ट क्या है, लॉस। क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो। शुक्र है आज ये बदतमीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं पड़ा हुआ। कल संडे वाले सवाल की तरह से अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा होता तो इसको वहां से निकालना भी पड़ता। शुक्र करो आज ये अलग पड़ा है। खैर डिस्पोजल आ जाए तो आपको कहा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है आपकी कैश फ्लो का, क्या लेजर बना लिया करो। ठीक है, तो लेडजर बना लेते हैं। इधर ही तरतीब से अब 15 लिख लेते हैं, अब कोई अगला आएगा तो दूसरी तरफ से जी। तो इसको भी निकालेंगे इंशाल्लाह, क्यों इसको नहीं, ये कौन सी, वो कौन सा डिस्पो, सब कुछ ही हुआ होता है, हम रीडू कर रहे होते हैं भाई। कैश फ्लो के टॉपिक में तो एंड कर दिया हमने टॉपिक, जो कुछ उन्होंने किया होता है वही रीडू कर रहे होते हैं, हम तो खुद से कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग फिक्स एसेट का बैलेंस बताया, हमने वो लिख दिया। उन्होंने कहा जी इतना डिस्पोजल था, हमने वो लिख दिया। उन्होंने कहा इतना एडिशन था, हमने वो लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर निकाली तो जो बचता था नॉर्मल वो ले लिया। वो सारा कुछ जो उन्होंने किया होता है वही हम करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है, हम फिर भी लिखते हैं, क्योंकि हम वो लेजर दोबारा बना के अपने मतलब की फिगर निकाल रहे होते हैं। जो उन्होंने किया था दौरान साल, ओपनिंग ये था, उन्होंने एडिशन रिकॉर्ड किया था, उन्होंने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया था, उन्होंने डेप्शन की थी, उन्होंने क्लोजिंग लिखा है। अब हमने वो सारी चीज़ें दोबारा लिखी और जो मिसिंग थी वो निकाल ली अपने मतलब की। ये कर रहे होते हैं, ध्यान से रखें। डिस्पोजल क्या है सवाल में, गेन या लॉस, गेन या लॉस, गेन या लॉस। अच्छा, अब डिस्पोजल के लेजर है, लॉस आता है डेबिट साइड पे, मुझे याद आ रहा है। हाँ नहीं डेबिट साइड पे नहीं आता, सोच लेते हैं डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ सही कह रहे हैं आप, मतलब इधर नहीं आ सकता। डिस्पोजल का अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है,
तो यहाँ पे हमने आकर लिखा P&L, मतलब लॉस पहले लिख लो, ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट P&L वाली फिगर। जी कितनी गिवन है सवाल में? 4.6। लो जी लॉस आ गया, मुबारक हो। प्रॉफिट, ये तो ऐसी फिगर है ना, ये तो इनका टोटल है ऊपर वाले, मैंने इंडिविजुअली उठा लिए हैं, इसको छोड़ो, ऐसे ही कंफ्यूज करेगी ये फिगर। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इस मेथड में ये भी इग्नोर होना है, लेकिन आपने पर्चे वाले सवाल में जब आपने इस सवाल को किया था इनडायरेक्ट मेथड से किया था तो आपने इस फिगर को उठाया था, 191.4 से आपने कैश फ्लो बनानी शुरू की होगी, ठीक है ना। लेकिन मेरा तो आज मेथड कौन सा है? डायरेक्ट, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड। नेक्स्ट इज टैक्स एक्सपेंस। नाउ टैक्स एक्सपेंस का लेजर इधर बना लेते हैं, नंबर 16। मुक भी जाओ यार लेजरो, तुसी तो मुक ही नहीं रहे हो। यानी कि सवाल बस ऐसे लेंथी होता है, तो जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना जल्दी जल्दी होता जाएगा। टैक्स एक्सपेंसू, अच्छा जी, तो टैक्स एक्सपेंस कितना है? 106, बड़ा टैक्स दिया जी, 106.8। चलो नेक्स्ट है जी पैट, इसको कहीं ना काट देना, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर तो बना रहे हो ना, ये वहां ले जाओगे जी। रिटेन्ड अर्निंग्स में पैट आ गया कितना? 84.6। तो मेथड जो सा मर्जी हो यार, फर्क क्या पड़ता है, अब तो हम काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गए, मेथड मुथड़ गया बस, ठीक है। सवाल तरतीब से चलाओ, इनडायरेक्ट है तो पीबीटी से स्टार्ट करके वो वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स, वही डिफरेंस है और नॉन कैश की यहाँ पे। और अगर डायरेक्ट है तो बाकी सारा सवाल वैसे ही है, सिर्फ वही वर्किंग कैपिटल वाले आइटम्स ही यहाँ पे इन्वेंटरी, डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस ये भी लेजर में आ जाते हैं बस। उसके बाद तो एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं हम साथ साथ, वो हमें खुद ही समझाती जाती हैं कि क्या करना है, ठीक है जी। एडजस्टमेंट नंबर 1, आज कुछ भी नहीं छोड़ा अभी तक हमने। हाँ यहाँ से कुछ निकल आया तो देखेंगे। एडजस्टमेंट 1, ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 42 मिलियन was transferred from CWIP to PPE। क्या एंट्री होती है इसकी? CWIP से निकला है वो तो क्रेडिट हुआ है, तो PPE में गया है तो वो डेबिट, तो एंट्री बनी PPE डेबिट, CWIP क्रेडिट। अब मेरे दोस्त इधर देखो, ये उन्होंने किया हुआ है, आप फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि सब किया हुआ रीडू करेंगे ना, सारी चीज़ें लिखेंगे और जो चीज़ मिसिंग होगी वो निकल आएगी फिर नॉर्मल, ठीक है ना। तो 42 रुपये से PPE डेबिट और CWIP क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? PPE। फ़ायदा क्या होगा? यहाँ 42 आने से अब ये कैश नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कैश इधर आ जाना है इंशाल्लाह। तो CWIP में चीज़ें खरीद रहे हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के पैसे दे रहे हैं, वो तो यहाँ पे कैश क्रेडिट होता था ना, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश, वो कैश तो यहाँ से निकलना चाहिए था। फिर बिल्डिंग बन के यहाँ से निकल कर गई तो ये CWIP क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट हुआ है, PPE डेबिट हुआ, तो ये फिर कैश की एंट्री नहीं होती, ट्रांसफ़र की एंट्री होती है ना। तो ये फ़ायदा हो गया, वरना ये ना लिखते, अगर ये रीडू ना करते, ये रीडू पहली दफ़ा एडजस्टमेंट आई है ज़रा मेरे सामने इसलिए देख लो, यहाँ ना लिखते, ये मिस कर देते एडजस्टमेंट, तो क्या होता है यहाँ बैलेंसिंग फिगर में 42 भी ऐड हो जाता कैश के अंदर, जबकि इसका कैश यहाँ पे तो पे ही नहीं हुआ, कैश तो यहाँ पे हुआ था और फिर वहाँ से कंप्लीट होकर निकली, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी सोल्ड, द कंपनी सोल्ड PPE हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15 मिलियन फॉर, वैसे लॉस था कितना? यही है जी। कंपनी ने एक PPE बेचा है, सुभान अल्लाह, बुक वैल्यू दे दी, मतलब कोई मुश्किल ही नहीं आ रही। कभी ऐसा हो ना, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो, कमीशन अलग हो, फिर बुक वैल्यू हो, कॉस्ट मिसिंग हो, आपको निकालनी पड़े, मज़ा तो आए ना एडजस्टमेंट के अंदर। ऐसा कर तो सकता है वो, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो नॉर्मली कहता है यार इस सवाल में जिसे कोई चेक कर लें, वो PPE के अंदर चेक कर लेते हैं ना, PPE को मिक्स तो किया ही होता है उसने, बहरहाल हो तो सकता है। अब क्या है जी ये? डिस्पोजल होने वाले एसेट की बुक वैल्यू दे दी है उसने, तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी है? 15, क्रेडिट एसेट अकाउंट में से और डेबिट डिस्पोजल अकाउंट में।
बुक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, वॉज सोल्ड फॉर, कंपनी सोल्ड पीपी हैविंग बुक वैल्यू इतने फॉर कैश है। ये भाई सब कुछ ही दिए जा रहे हो, करना क्या चाहते हो? ये तो सभी गिवन था, आपस की बात है। कितना? इस लेजर को बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आदत है, क्या करें। तसल्ली भी हो गई, पता भी चल गया ये दो फिगर्स है, कैश ने कहाँ जाना है और गेन लॉस ने कहाँ जाना है, ये पता लग जाए, ठीक है ना। वरना ये लेजर बनाने की ज़रूरत थी कोई? बस डिस्पोजल। लेकिन आपने फिर ये बात माननी नहीं थी, मैंने आदत डाली हुई है कि डिस्पोजल वाली बुक वैल्यू यहाँ से क्रेडिट करनी है, वो तो लाजमी था ना, ठीक है। ये बनाए बगैर भी काम चल सकता था पर्चे के अंदर। खैर अब तो बन गया, अब तो जो होना था वो हो गया। अब तो हम पकड़ेंगे इस लॉस को भी और इस कैश को भी, ठीक है। अब लॉस अगर तो इनमें शामिल पड़ा है या इसमें शामिल पड़ा है गलती से, तो फिर तो इसको माइनस करके निकालना पड़ेगा, जिस तरह कल वाले सवाल में हुआ था। लॉस ऑन डिस्पोजल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल था, हमने कहा था यार इसमें पड़ा है, इसमें से निकालो। लेकिन आज आपको इनकम स्टेटमेंट के फेस के ऊपर ये लॉस, ये 4.6 का लॉस फेस के ऊपर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है अलग से, यानी ये किसी एक्सपेंस में छुपा हुआ नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर दें। ये कहीं ऐसी, हम किसी ऐसी फिगर से तो स्टार्ट कर नहीं रहे जिसमें आते आते ये माइनस हो चुका है, और ना किसी ऐसी फिगर में शामिल है जिसको हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया है, इसलिए इसको सिर्फ क्या कर देंगे, इग्नोर। लेकिन दूसरी बात, इस कैश को तो इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। ये कैश तो रिसीव हुआ है, तो कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल वर्किंग नंबर, वैसे वर्किंग क्या सवाल ने बताया हुआ था, छोड़ो वर्किंग, 10.4 इनफ्लो है। पॉइंट ठीक है, खैर है, तबीयत शबीयत सेट है, चेहरा तो कुछ और बता रहा है आज तुम्हारा, हैं? समझ तो रहे हो ना, समझ आ भी रही है ना, देखा ना, मेरी शक्ल देख के पता लग रहा था ना, सवाल पूछना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉस नहीं आता, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल आता है, कैश फ्लो बना रहे हैं, लॉस तो नॉन कैश आइटम है। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता था तो इसको प्रॉफिट तक आते आते माइनस हो चुका होता था, ऐड करते थे। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें अगर किसी एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में या कॉस्ट में छुपा पड़ा है तो निकालेंगे, अलग पड़ा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। जागते रहोगे, साथ साथ रहोगे। अच्छा, कितनी तरह आंख लगती है थोड़ी सी, दिमागी आंख भी लगती है तो बंदा, दिमागी आंख वो जो ट्रक ड्राइवरों की लग जाती हैं, आंखें खुली होती हैं। लेकिन अच्छा जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 27.7। परसों से ये डिस्कशन हो रही है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जब पहले उसने बता दी तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेजर में एंट्री करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया जी, मुबारक हो। कितना? 27.7। पहले ऐसे बोला, जैसे 6 लगा मुझे। अच्छा, ये हो गया काम। अब अगला मसला है, अगर तो ये अलग पड़ा है लाइक जुनेद जंजुआ, नो इशू, इग्नोर। लेकिन अगर ये किसी में छुपा पड़ा है लाइक कल वाला संडे ट्रेडर्स या आज वाला जालिब, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने बोला, क्या बोला, इधर देखो क्या बोला, 60% ऑफ द डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका 60% कितना बनता है? 16.62, 6 ही कर लो। और इसका 40% फिर क्या बनेगा, बैलेंसिंग कर लो, 1 कर लो, हो जाएगा ना बराबर। उसने बोला 60% कॉस्ट ऑफ सेल में है, तो बाकी फिर कहाँ है? बाकी फिर कहाँ? फाइनेंशियल चार्जेस में पड़ा होगा। बाकी फिर कहाँ गया? उसने कहा 60% इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में है, बाकी कहाँ पे होगा? लॉस ऑन डिस्पोजल में पड़ा होगा या फाइनेंशियल चार्जेस में होगा? ऑब्वियस बात है, फिर बाकी कहाँ पड़ा होगा? एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग में पड़ा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 16.6 को आपने कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना है और 11.1 को आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से माइनस करना है, सही है। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा
कितना, -16.6। लेकिन अब एग्जामिनर को बताना भी तो है ना ये निकला कैसे। तो 27.7 इंटू 60%। ठीक है जी, डन। नीचे जगह नहीं थी वरना मैं नीचे वर्किंग कर देता जी। ओके, नेक्स्ट। आमिर भाई आज हैं ही नहीं, किधर है आमिर भाई? आपको मैंने कहा था आप इधर आ जाएं, काफ़ी देर हो गई इस बात को। आ जाए, आ जाए। कॉमन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन फॉर द ईयर, जो कि कहाँ पड़ी हुई है? ऑपरेटिंग में, वो भी निकालनी है ऑपरेटिंग से। माइनस, जी बोले, 11.1। ठीक है, तो इसकी वर्किंग छोटी सी मैं यहीं पे शो कर देता हूँ। ये निकला है 27.7 इंटू 40%। ठीक है ना जी, ये है कि आपको पता ही है ये डेप्रीसिएशन है ना। ठीक है, आपके लिए लिख रहा हूँ, पर्चे में नहीं लिखने की ज़रूरत। भाई सही चल रहे हैं आमिर भाई, उधर रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, सही चल रहे हैं। बीच में जब सही नहीं चला था तो उस वक्त तो आपको पता ही नहीं चला। आज रुके ना इधर आज दोबारा फिर, ताकि आप उधर वो मोबाइल ना देखें ना, आप क्या लेक्चर देखें फिर। आमिर भाई ने ये कर लेना था अगर सिर्फ रजिस्टर पेंसिल पकड़ के बैठा करते तो। जी, ट्रेड डेट्स वाली एडजस्टमेंट, यूनिवर्सल वाला लेक्चर जो मैंने पूरा अपलोड किया था, हाथ खड़ा करें अभी तक भी जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ। 36 मिनट का था, तो डबल स्पीड पे सुनते तो 18 मिनट में हो जाना था, ज़िंदगी बन जानी थी। सुन लिया करो, मैं तो कहता हूँ जो रिपीट टेलीकास्ट होती है, एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो होती है ऐसी है, अपलोड भी इसीलिए की जाती है कि रात को ऐसे ही बस पढ़ के थक गए, चलो सोने के लिए लेट गए। अब उस वक्त वो फेसबुक व्हाट्सएप की बजाय वो लेक्चर लगा लिया, चलो सोते सोते देख लिया। ऐसे ही होती है वो बात, समझ भी आ जाती है, वो डिस्कशन होती है डिफरेंट बस अलग से। लेकिन नहीं, हम क्यों करें ऐसा। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1 मिलियन, इग्नोर कर सकते हैं। आज मेथड डायरेक्ट है, आपने पर्चे में इग्नोर किया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये मुझे जेब नहीं देता कि मैं इसको इग्नोर करूं। ठीक है, और फिर इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी। पॉलिसी का मतलब ये लाजमी, पॉलिसी मतलब आपको पता है ना, सेलेक्ट हो गई और फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई होती है। तो पॉलिसी का लफ्ज़ बता रहा है कि ये हमेशा से हो रहा है, ये होता है, ये रूटीन है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स। अच्छा, वैसे ये पॉलिसी का लफ्ज़ वो वाला पॉलिसी नहीं समझ लेना, ये किसी स्टैंडर्ड ने तो नहीं ऑप्शन दिया हुआ कि प्रोविजन इतने % बनाओ या इतने % बनाओ, या बनाओ या ना बनाओ। ये एस्टीमेट ही होता है। अगर कल को मेरी प्रोविजन की परसेंटेज बदल जाए, मैं कहता हूँ नहीं यार 10% लोग नहीं आते, तो इसको क्या कहेंगे? चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी है, चेंज इन एस्टीमेट है भाई, सिंपल, अंदाज़ा बदल गया। ठीक है, 5% से 2% हो गया यार, लोग बड़े अच्छे हैं, पैसे दे जाते हैं। चेंज इन एस्टीमेट, कोई मसला नहीं है, वापस नहीं चले जाना। पॉलिसी का लफ्ज़ बस इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे उन्होंने कि जी ये रूटीन में ये 5% प्रोविजन बनाते हैं, तो ये मतलब है उनका। ठीक है, अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट IS 8 में हमने पढ़ा था कई बार एग्जाम्पल में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ एन एस्टीमेट, और अगर वो चेंज हो जाए तो चेंज इन एस्टीमेट है। तो ऐसी बात नहीं, कौन होनी बात कर दी मैंने। हाँ, तो शक्ल तुम्हारी फिर क्यों बन गई है, समझ आई ये बात? हाँ, पक्की बात है, नहीं क्वेश्चन है इसमें फिर पूछ लेना यार। नहीं, चलें नेक्स्ट। प्रोविजन 5% करते हैं, प्रोविजन अगर 5% करते हैं कि इनकी पॉलिसी है, तो फिर बैलेंस शीट में तो कहीं नज़र नहीं आई, तो इसका मतलब ये क्या है? नेट है, नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। अच्छा, नेट ऑफ प्रोविजन है। ठीक है, अब अगर ये नेट ऑफ प्रोविजन है तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा डेटर का लेजर सही नहीं है। आप यूं करके इसको खट वट करेंगे। ठीक है, मैं तो मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में, मैंने आपके लिए बताया। ठीक है, और इसके लिए वर्किंग नंबर कहाँ पे पहुंचा हुआ है? 17 पे। हो यहाँ पे मैंने लिख लेना है वर्किंग, अब 17 बनानी है। हो वर्किंग, इसका तो जाल बिछा दिया आपने पकड़। ठीक है, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग भाईजान ये वाला नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि ये नेट फिगर थी और उसने बताया प्रोविजन है
हमने कहा अच्छा है तो किधर है, नज़र नहीं आई, तो मतलब ये नेट हैं। अब नेट डेटर्स से लेजर नहीं बनता, लेजर हमेशा ग्रॉस डेटर्स से बनता है, और 17 में वो निकालेंगे और फिर 18 में मैं प्रोविजन का लेजर अलग बनाऊंगा। वर्किंग्स हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही इस सवाल में, इतनी वर्किंग्स। अब ये इनको बताना था कि जब मैं आ गया हूँ तो आ गया हूँ, ठीक है, लेकिन सही है, थोड़ा पॉज ले लें लेकिन ज़्यादा ना लें। अच्छा जी, अब नंबर आपने तो कहा 17 वहाँ लग रहा है, ओके, माय मिस्टेक, टीचर एरर, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रॉस डेटर्स को, डेटर्स ग्रॉस नहीं है, चलो नेट को ग्रॉस बना लेंगे, मतलब ग्रॉस डेटर्स और नेट डेटर्स की वर्किंग कर लेते होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस डेटर्स हमें चाहिए, ग्रॉस डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस होती है, तो डेटर्स नेट हो जाया करते हैं। अब सवाल में हमें नेट गिवन है, पता ऐसे चला कि उसने कहा प्रोविजन क्रिएट होती है और नज़र नहीं आई, तो समझ गए हम कि दाल ही काली है, ठीक है। तो क्लोजिंग, ओपनिंग, अब कितने परसेंट प्रोविजन है, उन्होंने कहा है जी 5% प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं, तो प्रोविजन अगर 5% है तो फिर ये नेट क्या होगा 95%, तो ग्रॉस क्या होगा, बस अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अब हमें इन तीन में से कोई एक फिगर भी दे दे, अब हमारा काबू है, हम बाकी दोनों निकाल सकते हैं अपना वो मार्कअप मार्जिन वाला फॉर्मूला यूज़ कर। ग्रॉस दे दे तो फिर तो वैसे ही सिंपल है, इवन प्रोविजन दे दे मुझे, प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग इतनी है, मैं उससे भी दोनों फिगर निकाल सकता हूँ। प्रोविजन को लेकर डिवाइड बाय वो उसकी प्रोविजन की परसेंटेज कर देंगे, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी सवाल में मुझे क्या गिवन है, खैर से डेटर्स नेट वाले गिवन हैं, ठीक है। नेट डेटर्स कितने हैं जी, यही बन रहा है 28.5। अब देखो ना, ऐसे सवालों के लिए पर्चे में ये लेके जाना होता है, कभी ऐसा डाटा दे दे, मैंने कहा था आपको पर्चे के अंदर आप ये लेके जाना, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, अब लाइन शाइन लगाने का गलती के चांसेस नहीं है, लाइन लगाने का टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। ऐसा डाटा आ गया जिसमें नहीं लाइनें लगी, वैसे आई कैप लगा देता है, अब नहीं लगी हुई तो ये स्केल रखा है तो सिंपल पता लग रहा है डेटर कौन सा, ठीक है ना। तो 24 यारिया 7 और 28 यारिया 5, 24.7 और 28.5, ठीक है जी। अच्छा, अब इससे वर्क बैक करना है हमने, ठीक है। ग्रॉस निकाल लें आपकी मर्जी, प्रोविजन निकालें आपकी मर्जी है, ग्रॉस निकाल लें। 24 यारिया 7 95 है, 100 पे ले जाना है, तो डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट ये है ना, इसकी परसेंटेज 95 है, चाहिए हमें ग्रॉस, उसकी परसेंटेज 100 है, तो 24 यारिया 7 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 एग्जैक्ट, माशाल्लाह। तो फिर ये क्या आ गया 1.3 है 5, नेक्स्ट इट्स ओके। 28.5 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 30, ये आ गया 1.5, ठीक है जी। आपने इसका बताया था, मुझे लग गया पता। अब एक तो मेरे डेटर्स 30 और 26, आपने काट के सही वाली फिगर लिख देनी है, ठीक है ना, मैं तो मिटा सकता हूँ जी। ओपनिंग कितना है 26 या 30, अच्छा, ओपनिंग 26 और क्लोजिंग 30, वर्किंग 17 का रेफरेंस दे दिया कि हमने वहां निकाला है, लेकिन साथ ही वर्किंग 17 ने एक और तोहफा भी हमें दिया, और उस तोहफे का नाम था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका भी लेजर बनेगा, लेजर है कि ख़त्म होने का आज नाम ही नहीं ले रहे, क्लास ख़त्म होने वाली हो गई है, लेजर हमारे नहीं ख़त्म हो रहे। प्रोविजन फॉर डी जी, अब ब्रॉड डाउन कितनी है 1.3, कैरी डाउन कितनी है 1.5, कितों पता लगी है वर्किंग 17 से जी। एग्जामिनर को भी तो बताओ ना कहाँ से देखा है आपने इसको, वर्किंग 17 में देख लें जी, आपने भी अगर देखना है तो, कि हमने प्रोविजन में क्या कारनामा हाय सरंजाम दिए हैं, कैसे निकाली, ठीक है जी। चलें आगे, ये सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट यही है इस सवाल की
जा यार स्केल, जा जा, चला जा यहाँ से। नेक्स्ट, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड, ओ माय गॉड, आप भी गलत है। आपके लिए अब हम वर्किंग कौन सी 19, आपके लिए हम वर्किंग 19 ओपन करेंगे। चलिए एक्रूवल्स एज रिसीवेबल्स, आइए आपके हम जिन कड्डें, पहले यहाँ पे लिख लें, वर्किंग 19 भी लिखा है ना वहाँ पे मैंने, वाह मैं वाह, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैं 19 था और मुझे वहाँ तक याद था, वरना भूल जाता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि मैंने अपनी तारीफ नहीं की, मैं अमेज़ हुआ हूँ ज़रा जी। तो क्या है जी, प्री पेमेंट्स, ये ज़बानी भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं वर्किंग में ले आया। ज़बानी कैसे, ब्रैकेट में ही कर देते हैं, ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में बता देता हूँ, फिलहाल करने दें मुझे ज़रा खोल के वर्किंग सारी। और प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, क्लोजिंग, ओपनिंग, ज़रा वो पुरानी वर्किंग की तरह से हो जाता है ना, जैसे हम करते थे, ये साफ़ सुथरे नहीं है, पाक साफ़ नहीं है, बेड नंबर आज तो 19 पे, बड़ा अस्पताल है हमारा, बेड नंबर 19 पे लाएं, इनको पाक साफ़ करें, वही वाला काम कर रहे हैं, जैसे में ऐसे कर दिया, वरना ब्रैकेट में भी हो सकता था। BD लिखना है ना, वो कह रहा है इस 42 में कुछ पड़ा है जो सही नहीं है, तो 42 में से वो निकाल दो। इस 35/2 में कुछ पड़ा है जो सही नहीं है, जो यहाँ सही नहीं मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसको अलग टैक्स के लेजर में होना चाहिए, टैक्स है, ठीक है ना, एडवांस टैक्स है, तो यहाँ से निकालो, तो माइनस कर देते ब्रैकेट में। लेकिन अभी ज़रा मैं पर्चे के लिए ये कर लेना, अभी ज़रा ऐसे खुली डुली बात करते हैं। तो सवाल के अंदर उसने बताया था ओपनिंग है 42, ओपनिंग 42 नहीं है यार, क्या करते हो यार फिर तुम। अच्छा ठहरो, मैं ज़रा ये देख रहा था कि मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, देखो पी का सर ही ऊपर रह गया, वो नीचे रह गया, श्री वर्ड था जी, ओके। अच्छा जी, तो एज पर क्वेश्चन, देखो ना बिल्कुल मेथड एक जैसा बना दिया मैंने उसके साथ ही, 42 और ठीक है, ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्या हुआ है, इसमें इंक्लूडेड है एडवांस टैक्स। अच्छा, टैक्स का तो अपना लेजर बनता है, ये तो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं बनना चाहिए। अगर ये इधर पड़ा रह गया तो यहां से जो कैश निकलेगा वो तो इधर जाएगा, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, टैक्स को उधर नहीं जाने देना, उसका अलग लेजर बनाना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक्रूवल सही नहीं है, ठीक है, इनको सही करें। आमिर भाई गए थे ना अब, ठीक है, डन, थोड़ी सी ट्रेनिंग, अब ऐसे ट्रेनिंग ज़रा आज कर दें ताकि कल बैठ सकें आप, ठीक है। पार्ट 2 भी शुरू करते हैं, मुझे बस ये ज़रा एडजस्टमेंट पूरी कर लेने दो एक दफ़ा, ठीक है। अब 1.4 एडवांस टैक्स है इस साल का और पिछले साल का 2.2, तो 2.2 ओपनिंग में पड़ा है, भाई आपको इधर नहीं होना चाहिए था, प्लीज़ निकलें यहाँ से। और 1.4 क्लोजिंग में पड़ा है, भाईजान आपको किसने कहा था आप इधर पड़े हों, आपको अलग फेस पे नज़र आना चाहिए था, हमें ये मुसीबत ही ना पड़ती। आप पड़े होते अलग फेस पे भाईजान एडवांस टैक्स साहब, तो हम आपका लेजर बना लेते और ये पाक साफ ही होते, अलग होते तो इनको लिख लेते। आपने मुसीबत डाल दी अंदर घुस के इनके। लेस करो एडवांस टैक्स, ठीक है, और एडजस्टेड फिगर कितनी आ गई 39.8। और ये सवाल करवाते हुए मैंने ये फैसला किया कि अगली क्लास में भी यही करवाऊंगा, उसकी तो जान ही कोई नहीं है, जान तो इसी में थी। काश कि हमने पहले इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड कर लिया होता इन टर्म टेस्ट से पहले, तो मैं डायरेक्ट मेथड से होमवर्क ये टेस्ट में देता, फिर मज़ा आता। खैर, ओहो ये वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना, वो वाला तो सिस्टम नहीं ना चल रहा, अगर वो सिस्टम चल रहा होता तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाते, लेकिन आजकल इन्हें कहाँ लेके जाते हैं, लेजर्स में। तो 39.8 और क्लोजिंग हाँ 33.8। मैं ये कह रहा था कि अलग वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने यही काम ब्रैकेट में कर देना था, 42 माइनस 4.2 सही हो गया, और क्लोजिंग में 35.2 माइनस 1.4, ये ऐसे भी हो सकता था। ऐसी वर्किंग तो मैंने की आपको ज़रा रिलैक्स करने के लिए। तो पार्ट 2 यहाँ से जल्दी से शुरू करें।